बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। उर्दू और इस्लामियात के नोट्स हार्ड कॉपी में भी दस्तयाब हैं, घर बैठे ऑनलाइन ख़रीदे जा सकते हैं। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942, मुतबादल नंबर 0370 53 78 147। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 9 इंग्लिश पंजाब बोर्ड के यूनिट 11 द डियर डिपार्टेड के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के आंसर्स प्रोवाइड करूंगा ट्रांसलेशन के साथ। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक प्रोवाइड किए थे, आज 6 से स्टार्ट लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ डज़ विक्टोरियाज कैरेक्टर डिफ़र फ्रॉम द अडल्ट्स अराउंड हर? What does her perspective tell us about the younger generation's view of the family's behavior? यानी विक्टोरिया का किरदार अपने इर्द गिर्द के बड़ों से कैसे मुख्तलिफ है, उसका नुक्ता नज़र हमें ख़ानदान के रवैये के बारे में, नौजवान नस्ल के ख़याल के बारे में क्या बताता है। तो अब इसके अंदर कुछ अल्फाज जो मुश्किल है वो भी देख लेते हैं। डिफ़र का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, और अडल्ट्स कहते हैं बड़ों को, पर्सपेक्टिव कहते हैं नुक्ता नज़र को, यंगर जनरेशन कहते हैं नौजवान नस्ल को, व्यू कहते हैं ख़याल को, फैमिलीज़ बिहेवियर का मतलब होता है ख़ानदान का रवैया। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा मैंने लिखा है इसलिए कि 4 नंबर होते हैं इसके, तो थोड़ा सा आपको इसका आंसर कम से कम 4 सेंटेंसेस तो होने चाहिए। Victoria is innocent and truly loves her grandfather, unlike the greedy adults. While the adults still thinks, she feels sad and ashamed of their behavior. Her perspective shows that the younger generation can see the truth clearly. She values love and family respect more than money or furniture. ठीक है, और मैंने इसको पैराग्राफ की सूरत में लिख दिया है, मतलब 2 बना दिए क्योंकि 2 सवाल थे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलें अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ बनेगी कि विक्टोरिया लालची बड़ों के बरक्स मासूम है और अपने दादा से सच्ची मोहब्बत करती है। जब बड़े सामान चुराते हैं तो वो उनके रवैये पर उदास और शर्मिंदा होती है। उसका नज़रिया ज़ाहिर करता है कि नौजवान नस्ल सच्चाई को वाज़ेह तौर पर देख सकती है। वो पैसे या फर्नीचर से ज़्यादा मोहब्बत और ख़ानदानी एहतराम को अहमियत देती है। तो जब आप इसको समझ कर याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको याद करने में आसानी होगी, आपको जल्द याद हो जाएगा। तो इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, और उसके बाद अनलाइक का मतलब बरखिलाफ़ या बरअक्स, ग्रीडी कहते हैं लालची को, अडल्ट्स कहते हैं बड़ों को, और उसके बाद स्टिल कहते हैं चोरी करना, थिंग्स माने चीज़ें, फील सेड मतलब उदासी महसूस करना, उदास होना, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, बिहेवियर का मतलब होता है रवैया, और उसके बाद ट्रुथ कहते हैं सच्चाई को, और फैमिली रिस्पेक्ट कहते हैं ख़ानदान के एहतराम को, मनी कहते हैं पैसों को। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू द कैरेक्टर्स डिस्प्ले हिपोक्रेसी थ्रू आउट द प्ले? What are some examples where their words contradict their actions? यानी पूरे ड्रामे में किरदार मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा कैसे करते हैं, ऐसी कौन सी मिसालें हैं जहां उनके अल्फाज उनके कामों से इख्तिलाफ़ करते हैं। तो अल्फाज जो मुश्किल हैं वो देख लें। कैरेक्टर कहते हैं किरदारों को, डिस्प्ले का मतलब यहाँ होगा मुज़ाहरा करना, हिपोक्रेसी मुनाफ़क़त को कहते हैं, थ्रू आउट द प्ले का मतलब पूरे ड्रामे में, और उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है इख्तिलाफ़ करना। ठीक है, एक्शंस कहते हैं कामों को। इसका आंसर है, द कैरेक्टर्स एक्ट सैड अबाउट देयर फादर्स डेथ बट दे आर एक्चुअली ग्रीडी फॉर हिज थिंग्स। दे प्रिटेंड टू क्राई वाइल दे सीक्रेटली ट्राई टू ग्रैब हिज बेस्ट फर्नीचर। इट डिस्प्लेस द हिपोक्रेसी ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसके भी जो आंसर है वो मैंने जो है 2 पैराग्राफ बना लिए हैं ताकि आपको 2 हिस्से बना लिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके बाद है, मिसिस लेटर सेज शी ऑनर्स हर फादर
but she steals his cloak. The sisters talk about being good daughters even though they are only fighting over money. These are clear examples where their words contradict their actions. ठीक है, तो अब इसका जो उर्दू है ट्रांसलेशन है वो देख लें। किरदार अपने वालिद की मौत पर उदास होने की अदाकारी करते हैं, लेकिन वो असल में उनके सामान के लिए लालची हैं। वो रोने का दिखावा करते हैं जबकि छुपकर उनका बेहतरीन फर्नीचर हथियाने की कोशिश करते हैं। ये इन किरदारों की मुनाफ़क़त को ज़ाहिर करता है। उसके बाद मिसिस स्टेलर कहती हैं कि वो अपने वालिद की इज़्ज़त करती हैं, लेकिन वो उनकी घड़ी चुरा लेती हैं। बहनें अच्छी बेटियां होने की बातें करती हैं, हालांकि वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ रही होती हैं। ये ऐसी वाज़ेह मिसालें हैं जहां उनके अल्फाज उनके कामों से इख्तिलाफ़ करते हैं। चलें अब इसमें मुश्किल अल्फाज देख लें। आपको अगर याद करने में मुश्किल हो, बड़ा सवाल आपके लिए है, तो आप आधा आधा इसको याद करें, ठीक है। और एक्ट का मतलब होता है अदाकारी करना। सेट कहते हैं उदासी को, उदास, ठीक है। और उसके बाद है ग्रीडी तो आ चुका है, लालची को कहते हैं। थिंग्स भी आ चुका है। प्रीटेंड का मतलब होता है, प्रीटेंड का मतलब देख लेते हैं, वैसे मुझे पता तो है लेकिन अभी दिखावा करना, ठीक है। प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। और क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, ठीक है। और सीक्रेटली का मतलब होता है चुपके से। ग्रेब का मतलब होता है वैसे ग्रेब का मतलब होता है पकड़ना, गिरफ्त में लेना, कब्ज़ा करना, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा हथियाना। और उसके बाद है डिस्प्ले का मतलब ज़ाहिर करना, मुज़ाहरा करना, नुमाइश करना। हिपोक्रेसी मुनाफ़क़त को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब होता है इज़्ज़त करना, ठीक है। और क्लॉक घड़ी को कहते हैं, स्टील चोरी करने को कहते हैं। और उसके बाद है इवन दो का मतलब यहाँ होगा हालांकि। फाइटिंग का मतलब लड़ना, पैसों पर लड़ना, फाइटिंग ओवर मनी, पैसों पर लड़ना। और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है इख्तिलाफ़ करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको मतलब भी बता दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, How does the setting of the play, a single confined living room, affect the way the characters interact with each other? What might the confined space suggest about the nature of their relationships? यानी क्या मतलब होगा इसका? मतलब इसका ये है कि ड्रामे का माहौल एक अकेला तंग दीवान खाना किरदारों के एक दूसरे के साथ बर्ताव पर कैसे असरअंदाज होता है। ये तंग जगह उनके रिश्तों की नौइयत के बारे में क्या तजवीज़ देती है। तो इसमें अल्फाज अब देख लें आप। कन्फाइंड का मतलब महदूद भी होता है और तंग भी होता है, ठीक है। लिविंग रूम मतलब दीवान खाना, रहने का कमरा। और उसके बाद है इंटरेक्ट का मतलब वैसे आपस के ताल्लुक़ को भी कहते हैं, यहाँ इसका मतलब बर्ताव होगा, एक दूसरे के साथ बर्ताव को कहेंगे। और उसके बाद अफेक्ट का मतलब होता है असरअंदाज होना। उसके बाद व्हाट माइट दिस कन्फाइंड स्पेस का मतलब तंग जगह या महदूद जगह। तंग, कन्फाइंड का मतलब महदूद भी होता है, तंग भी होता है। सजेस्ट का मतलब तजवीज़ देना। और नेचर का मतलब यहाँ होगा नौइयत। फितरत को भी कहते हैं, नौइयत को भी कहते हैं, रिलेशनशिप्स कहते हैं रिश्तों को। तो इसका आंसर है A single confined room keeps the family close together, which makes their fighting much worse. Because they cannot escape the room, their greed is easy for everyone to see. The confined space suggests that their family relationships are very narrow and selfish. It shows that their minds are small and they only care about money. चलें अब इसकी उर्दू देख लें। इसकी उर्दू कुछ यूँ बनेगी कि एक अकेला और तंग कमरा ख़ानदान को एक दूसरे के करीब रखता है, जिससे उनकी लड़ाई बदतर हो जाती है। चूँकि वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए उनका लालच हर एक को आसानी से नज़र आ जाता है। ये तंग जगह बताती है कि उनके ख़ानदानी रिश्ते बहुत महदूद और ख़ुदगर्ज़ाना हैं।
اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سوچ چھوٹی ہے اور وہ صرف پیسے کی پرواہ کرتے ہیں۔ چلیں اب اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو گئی ہے، تو اب آپ دیکھ لے سکتے ہیں، اس کے مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آ چکا ہے، سنگل کنفائنڈ روم آ چکا ہے۔ اچھا، فیملی کلوز ٹوگیدر کا مطلب ہوگا کہ فیملی کو قریب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فائٹنگ مچ ورس، جس سے ان کی لڑائی بدتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے، ویسے اسکیپ کا مطلب فرار ہونا یا بچ نکلنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، لیکن یہاں اس کا مطلب ہوگا باہر نہیں نکل سکتے تھے، باہر نہ نکلنا، باہر نہ جا سکنا، اسکیپ کا مطلب یہاں یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد گریڈ کہتے ہیں لالچ کو، ایزی کا مطلب آسان، اور یہ تو آ چکا ہے، سجیسٹ دیئر فیملی، سارے آ چکے۔ ریلیشن شپس کہتے ہیں تعلقات کو، یہ بھی آ چکا ہے۔ نیرو کہتے ہیں تنگ کو، اور سیلفش کہتے ہیں خود غرضانہ کو، خود غرض کو، خود غرضانہ یہاں ہوگا اس کا مطلب۔ اور اس کے بعد باقی کیئر کا مطلب ہوگا پرواہ کرنا۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 9 ہے، ہاؤ ڈز اسٹینلے ہاؤٹن آرگنائز دا سیکوینس آف ایونٹس ان دا ڈیئر ڈپارٹڈ ٹو بلڈ ٹینشن اینڈ ریویل دا کیریکٹرز ٹرو موٹیوز؟ یعنی اس کی اردو کچھ یوں ہوگی کہ اسٹینلے ہاؤٹن تناؤ پیدا کرنے اور کرداروں کے اصل مقاصد ظاہر کرنے کے لیے دا ڈیئر ڈپارٹڈ میں واقعات کی ترتیب کو کس طرح منظم کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے آرگنائز کا مطلب منظم کرنا یا ترتیب دینا، اور اس کے بعد سیکوینس کا مطلب ہوگا یہاں ترتیب دینا، سیکوینس آف ایونٹس، تو اس کا مطلب ہوگا واقعات کی ترتیب، ایونٹس واقعات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ٹرو موٹیو، اچھا یہ آ چکا ہے بلڈ کا مطلب بنانا، ٹھیک ہے، تعمیر کرنا، بنانا، پیدا کرنا۔ ٹینشن کہتے ہیں تناؤ کو۔ ریویل کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، انکشاف کرنا، ٹھیک ہے۔ ٹرو موٹیوز کہتے ہیں اصل مقاصد کو، سچے مقاصد کو۔ تو اس کا آنسر ہے اسٹینلے ہاؤٹن فرسٹ شوز دیٹ دا ڈاٹرز think their father is dead, then they start taking his things and arguing. Their greedy actions reveal their true motives. The tension increases when the father suddenly wakes up. ٹھیک ہے، تو اس کی جو اردو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹرانسلیشن کچھ یوں بنے گی کہ اسٹینلے ہاؤٹن پہلے یہ دکھاتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ کو مردہ سمجھتی ہیں، پھر وہ ان کا سامان اٹھانا اور آپس میں بحث کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے یہ لالچی کام ان کے اصل مقاصد کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جب والد اچانک جاگ جاتے ہیں تو کہانی میں تناؤ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھیں، آپ الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیڈ کا مطلب مردہ، انتقال کر جانا، فوت ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیکنگ ہز تھنگس کا مطلب چیزیں اٹھا لینا۔ آرگوئنگ کا مطلب بحث کرنا، اور ریویل کا مطلب ظاہر کرنا یا انکشاف کرنا، ٹھیک۔ ٹرو موٹیوز مطلب اصل مقاصد۔ ٹینشن کہتے ہیں تناؤ کو۔ یہ سارے الفاظ آ چکے ہیں۔ کوشش میں نے کی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے اس کا جواب فراہم کروں۔ ویکس اپ کا مطلب جاگ جانا، سڈنلی مطلب اچانک۔ اس کے بعد آخری کویشچن ہے، کویشچن نمبر 10، ہاؤ ڈو دا تھیمز آف دا ڈیئر ڈپارٹڈ ریمین ریلیونٹ ان ماڈرن سوسائٹی؟ کین یو تھنک آف کنٹمپریری ایگزامپلس ویئر میٹیریلزم امپیکٹ فیملی ریلیشن شپس ان اے سملر وے؟ تو اس کی اردو کچھ یوں بنے گی کہ ڈرامہ دا ڈیئر ڈپارٹڈ کے موضوعات آج کے جدید معاشرے سے کیسی مناسبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ موجودہ دور کی ایسی مثالیں سوچ سکتے ہیں جہاں مادیت خاندانی رشتوں پر اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ تو الفاظ آپ دیکھ لیں۔ تھیمز کا مطلب موضوعات، ریلیونٹ کا مطلب مناسبت رکھنا، ٹھیک ہے۔ ماڈرن سوسائٹی مطلب موجودہ معاشرہ، جدید معاشرہ۔ کنٹمپریری ایگزامپلس مطلب موجودہ مثالیں، موجودہ دور کی مثالیں۔ میٹیریلزم کا مطلب ہے میٹیریلزم مادیت کو کہیں گے۔ اور امپیکٹ کا مطلب اثر انداز ہونا، ریلیشن شپس کہتے ہیں تعلقات کو۔
सिमिलर वे मतलब इसी तरीके से। इसका आंसर देख लेते हैं। The play shows how greed can damage family relationships. This problem still exists in modern society. Today, family members sometimes fight over property and money after a death. Materialism makes people value wealth more than love and respect. तो इसकी उर्दू कुछ यूँ बनेगी कि ये ड्रामा दिखाता है कि किस तरह लालच ख़ानदानी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मसला आज के जदीद मुआशरे में अब भी मौजूद है। आजकल ख़ानदान के अफराद अक्सर किसी की मौत के बाद जायदाद और पैसे पर लड़ते हैं। मादियत लोगों को मोहब्बत और एहतराम से ज़्यादा दौलत की कदर करने पर मजबूर कर देती है। तो इसके बाद अब देखें, डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और प्रॉब्लम का मतलब मसला, स्टिल एग्जिस्ट मतलब अब भी मौजूद है, ठीक है। और मॉडर्न सोसाइटी का मतलब जदीद मुआशरा। फिर उसके बाद है, बाकी तो आसान से अल्फाज हैं। प्रॉपर्टी जायदाद को कहते हैं, मटीरियलिज़म मादियत को कहते हैं, वैल्यू का मतलब अहमियत देना, लव कहते हैं मोहब्बत को, रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम को। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है, उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।